भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था, एक ऐसा सुनहरा अध्याय जब पहली बार भारत एक संगठित साम्राज्य बना। वो था मौर्य साम्राज्य। आज हम उसी कहानी में चलेंगे जिसने, सच मानिए, भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि उस समय भारत कैसा था, यानी एक खंडित भूमि। फिर जानेंगे एक विद्वान की उस प्रतिज्ञा के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य बना और एक विदेशी की नजर से वो कैसा दिखता था। और आखिर में हम बात करेंगे इस राजवंश के पतन की और उस एक बड़े सवाल की जो ये अपने पीछे छोड़ गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक खंडित भूमि, मतलब साम्राज्य बनने से ठीक पहले का भारत कैसा था। जरा सोचिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये छोटे छोटे राज्यों का एक जाल सा था, एक पैचवर्क, और इन सब के ऊपर मगध से राज कर रहा था नंद वंश। समझिए, उस दौर की सबसे बड़ी पावर। और इस वंश का राजा कौन था? घनानंद, एक ऐसा शासक जो अपनी क्रूरता और कह सकते हैं अपने घमंड के लिए मशहूर था। और जैसा कि अक्सर होता है, यही घमंड एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहा था। तो माहौल तो बन चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले अध्याय की, एक विद्वान की प्रतिज्ञा। एक ऐसा गठबंधन जिसने एक पूरे साम्राज्य को गढ़ दिया। और इस कहानी के 2 हीरो हैं, 2 ऐसे लोग जिनकी जोड़ी ने वाकई इतिहास लिख दिया। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिल्कुल साधारण परिवार से आने वाले नौजवान जिन्हें उस वक्त वृषल या निम्न कुल का कहा जाता था। और दूसरी तरफ थे चाणक्य, तक्षशिला के एक ब्रिलियंट लेकिन अपमानित विद्वान। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं घनानंद ने चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था, और उसी अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और बस यही प्रतिज्ञा वो चिंगारी बनी जिसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिससे एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। तो प्रतिज्ञा तो ले ली गई, अब देखते हैं कि ये साम्राज्य असल में बना कैसे। हमारा तीसरा अध्याय है विद्रोह से राजवंश तक का सफर। और देखिए, चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार, जब ये दोनों मिले तो कमाल तो होना ही था। सबसे पहले 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराया गया और मगध पर कब्जा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। और फिर अपने शासन के आखिर में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। कितना असाधारण अंत था ये। सेल्यूकस से जो संधि हुई ना, वो कोई मामूली समझौता नहीं था, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए क्या क्या हुआ। पहला, सेल्यूकस ने अपनी बेटी कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। दूसरा, उसने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, यानी आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े इलाके मौर्य साम्राज्य को दे दिए। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। ये उस जमाने के, कह लीजिए, टैंक थे। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी ये। तो साम्राज्य तो बन गया और मजबूत भी हो गया, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारा चौथा अध्याय, एक विदेशी का वृतांत। आइए मौर्य दरबार के अंदर झांक कर देखते हैं। तो हुआ ये कि सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और मेगास्थनीज ने वहां जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, सब कुछ अपनी किताब इंडिका में लिख दिया। इसके जो हिस्से मिले हैं वो हमें उस दौर की शान और शौकत की एक ऐसी झलक देते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। मेगास्थनीज हमें सम्राट के रोजमर्रा के जीवन की कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताते हैं, जैसे कि सम्राट की सुरक्षा में हमेशा हथियारबंद महिला अंगरक्षक तैनात रहती थी। उनका खाना कोई और चखता था, ये पक्का करने के लिए कि उसमें जहर ना हो। वो कभी भी 2 रात लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे। सोचिए कितनी तगड़ी सिक्योरिटी थी। और सबसे अनोखी बात, जब वो बाहर निकलते तो उनके सिर के चारों ओर ट्रेंड तोतों का एक झुंड चक्कर लगाता रहता था। अब बात करते हैं राजधानी पाटलिपुत्र की। मेगास्थनीज बताते हैं कि इसकी सुरक्षा का लेवल ही कुछ और था। सिर्फ शहर की दीवारों पर 570 वॉच टावर थे, और इन दीवारों में घुसने के लिए 1-2 नहीं, पूरे 64 गेट्स थे। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था,
ये अपने आप में एक अभेद्य किला था। अच्छा, शहर तो इतना सुरक्षित था। अब जरा सेना की बात करें तो सुनिए, मौर्य सेना में पैदल सिपाही ही थे 6 लाख और साथ में थे 9,000 युद्ध हाथी। ये उस समय की सबसे बड़ी और खतरनाक सेनाओं में से एक थी। इन आंकड़ों से ही साम्राज्य की ताकत का अंदाजा लग जाता है। लेकिन इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इस महान साम्राज्य का सूरज ढलने लगा था। हमारा 5वां अध्याय, राजवंश का पतन, 137 साल के शासन का अंत। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, उन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उनके समय में साम्राज्य मजबूत रहा, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गईं, जो केंद्रीय पकड़ थी वो कमजोर होने लगी। और फिर आया वो दिन जब इस महान वंश का आखिरी राजा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था बृहद्रथ। और फिर 185 ईसा पूर्व में इस महान साम्राज्य का अंत हुआ। और अंत भी कैसा? आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और इसी के साथ मौर्य वंश खत्म हुआ और मगध में शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो ये थी मौर्य साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी। पर हर कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अंतिम प्रश्न। इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर इस विशाल मौर्य साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट कौन था? क्या वो चंद्रगुप्त था, वो महत्वाकांक्षी राजा जिसने जंग के मैदान में सब कुछ जीता? या फिर वो चाणक्य थे, वो मास्टर रणनीतिकार जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सारी बिसात बिछाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढते हैं, और शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं।